इस स्टोरी के आगे के एपिसोड मेरे दूसरे चैनल पर आएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, प्लीज फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दीक्षा के लिए शॉपिंग। इस पर ईशान मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, अरे हाँ यार भाई, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। भाई आपको नहीं लगता आदित्य भाई धीरे धीरे चेंज होने लगे हैं? इस पर विहान का रिप्लाई आया, ये तो शुरुआत है छोटे, आगे आगे देखो होता है। अब आगे विहान आदित्य का मजा लेने के लिए उसे कॉल करता है। फोन पर आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोला, हेलो। विहान अपनी राउंड चेयर पर आराम से सिर टिकाते हुए, और भाई सुनने में आया है कि तू छिप छिप कर हम पे नजर रख रहा है। ... एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य विहान की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट न दिखाते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? ... क्वेश्चन मार्क। इस पर विहान बोला, वो सब छोड़, मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि तूने आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्या टेस्टी था भाभी के हाथ का बना गाजर का हलवा, कसम से मजा ही आ गया खाकर। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य समझ गया था कि विहान ने उसके मजे लेने के लिए फोन किया है। आदित्य ने सपाट होकर जवाब दिया, अगर तेरी बकवास हो गई हो तो तू कॉल रख सकता है, मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है तेरी बकवास सुनने के अलावा। ये कहकर आदित्य कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही विहान मुस्कुरा कर अपने आप से बोला, मेरे यार ... ये तो बस शुरुआत है, मैं भी देखता हूँ कि तुझे भाभी से प्यार कैसे नहीं होता है। विहान की कॉल के बाद आदित्य दीक्षा के बारे में सोचने लगता है। उसे दीक्षा के बारे में सोच कर चिढ़ सी मच रही थी। साथ ही उसे विहान और बाकियों पर गुस्सा भी आ रहा था, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। उसे दीक्षा से कोई मतलब नहीं था, फिर उसकी पहली रसोई से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तभी कैबिन में वंश एंटर होता है। उसके हाथ में दीक्षा की डिटेल्ड फाइल होती है जिसे आदित्य ने ही वंश से मंगाया था। वंश फाइल देकर बाहर चला जाता है। आदित्य सोफे पर बैठकर फाइल पढ़ता है। उस फाइल में दीक्षा की सारी डिटेल्स होती हैं। इसे पढ़कर आदित्य को उसकी फैमिली और उनके घर के बारे में पता चलता है। साथ ही उसे दीक्षा के सपने के बारे में भी पता चलता है कि वह इंडिया की टॉप फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। दीक्षा फैशन डिजाइनिंग की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और जिस लड़की यानी रोशनी मित्तल से उसकी शादी होने वाली थी वह दीक्षा की बेस्ट फ्रेंड है। इन सब को पढ़ते पढ़ते आदित्य को एक नाम के बारे में पता चलता है, धीरज गोयल। आदित्य को लगता है कि ये दीक्षा का बॉयफ्रेंड है, जिसे पढ़कर न जाने क्यों पर आदित्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे दीक्षा पर गुस्सा भी आने लगता है। वह एक झटके में फाइल को बंद करके टेबल पर फेंक देता है। आराम से सोफे पर बैठकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस। दीक्षा जब अपने कमरे की तरफ सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तब उसने वरुण जी को नीचे हॉल में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा। वरुण जी का इंट्रोडक्शन अभी तक दीक्षा को नहीं दिया गया था, इसलिए वह सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन है। वह अपने कमरे में आकर बेड पर आराम से बैठ गई। वह मल्होत्रा फैमिली के बारे में सोचने लगी। वह मन ही मन बोली, वो अंकल कौन है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे अभी तक उनके बारे में बताया क्यों नहीं गया है? दीक्षा ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि अब तक वह मल्होत्रा फैमिली के सभी लोगों के बारे में जान चुकी थी। वरुण जी को छोड़कर मिसेस तारिका मल्होत्रा मिस्टर डेविल की सौतेली माँ है। तो क्या वो न्यूज़पेपर वाले अंकल उनके पापा हैं क्या? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उनकी माँ कहाँ है? दीक्षा ये सब सोच कर उलझन में पड़ गई थी। मिस्टर डेविल क्या कम मिस्टीरियस है जो उनका पूरा परिवार भी इसमें शामिल हो गया? फिर कुछ सोचते हुए, पर कुछ भी कहो मोहित, ईशान, नित्या बहुत अच्छे हैं और दादी माँ भी। मिस्टर डेविल के दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। दीक्षा अपनी ज्वेलरी बॉक्सेस को खोलकर देखने लगती है जो उसे पहली रसोई के गिफ्ट के तौर पर मिली थी। वह खोए हुए अंदाज में उन नेकलेसेस को देखकर, दादी माँ आपने अपने कीमती हार मुझ पर वेस्ट क्यों कर दिए? आपके पोते तो मुझे अपनी वाइफ मानते ही नहीं। 2 साल बाद वो मुझे डिवोर्स देने वाले हैं। दीक्षा उन ज्वेलरी बॉक्सेस को कबर्ड में संभाल कर रख देती है और खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखने लगती है। पता नहीं क्यों पर वह कॉन्स्टेंटली आदित्य की माँ के बारे में सोचे जा रही थी। जब वह रूम में बोर होने लगती है तो नीचे आती है और हॉल में इधर उधर टहलने लगती है। शीतल जी अपने रूम में होती हैं। दीक्षा को ऐसे सोचता हुआ टहलता देख शीतल जी उसे अपने कमरे में बुला लेती हैं। शीतल जी,
दीक्षा बेटा यहाँ आइए। दीक्षा शीतल जी के कमरे में आ जाती है। शीतल जी, क्या बात है बेटा, आप परेशान लग रही हैं। डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस पर दीक्षा बोली, हाँ दादी माँ, मैं वो मिस्टर मल्होत्रा आदित्य की माँ के बारे में सोच रही थी, वो कहीं दिखाई नहीं दी। डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर शीतल जी एक गहरी सांस लेती हैं और दीक्षा से बोली, दीक्षा बेटा, अब आदित्य की माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर दीक्षा को उतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हार देते वक्त शीतल जी की बातों से लग ही रहा था कि आदित्य की माँ के साथ जरूर कुछ हुआ है। पर यह सुनकर कहीं न कहीं दीक्षा को दुख होता है। दीक्षा, ओ आई एम सो सॉरी दादी माँ, और क्या वो अंकल जी जो नीचे हॉल में बैठे थे वो आदित्य के पापा हैं? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर शीतल जी बोली, हाँ बेटा। दीक्षा के मन में अब सवाल आने लगे कि आदित्य के पापा बाकी सबसे यूं अलग थलग क्यों रहते हैं। दीक्षा को यूं सोचता देखकर शीतल जी समझ जाती है कि वह क्या सोच रही है। शीतल जी, बेटा आप यही सोच रही है न कि हमने आपका परिचय आदित्य के पापा से क्यों नहीं करवाए। डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर दीक्षा हाँ में सिर हिला देती है। वह ये सब इतना इसलिए सोच रही थी क्योंकि गृह प्रवेश के वक्त भी दीक्षा ने ये नोटिस किया था कि उनके आरती के लिए सामने आने पर आदित्य का चेहरा गुस्से से देवल की तरह हो गया था। शीतल जी, बेटा अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि आदित्य के पिता और उनकी बाप बेटे की यह डोर टूट चुकी है। अब उनके रिश्ते में कुछ नहीं बचा। फिर एक गहरी सांस लेकर, बेटा आप वो सब छोड़िए और ये बताइए कि मल्होत्रा फैमिली के बाकी मेंबर्स और आदित्य के दोस्तों से मिलकर आपको कैसा लगा। डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा अपने चेहरे पर स्माइल लेकर, दादी माँ वो सब बहुत अच्छे हैं। उन सभी ने मुझे मेरी पहली रसोई बनाने में बहुत मदद की। इस पर शीतल जी दीक्षा के सिर को सहलाते हुए बोली, बेटा हमें बहुत खुशी है कि आपको वो सभी पसंद आए। फिर दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा दीक्षा बेटा, आप हमें ये बताइए कि आप क्या पढ़ाई कर रही थी। डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। दीक्षा, दादी माँ मैं फैशन डिजाइनिंग में फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। शीतल जी, और आप इंडिया की टॉप फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं, है न? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादी माँ, पर इसके बारे में आपको कैसे पता। डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर शीतल जी बोली, बेटा आप वो सब छोड़ें, हम नहीं चाहते कि आपकी पहचान सिर्फ मल्होत्रा खानदान की बहू तक ही सीमित रह जाए और आप अपना ये सपना जरूर पूरा करेगी। शीतल जी की बातें सुनकर दीक्षा खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। थैंक यू दादी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। ये कहकर वह शीतल जी से अलग हो जाती है। शीतल जी, बेटा अब आप आराम कीजिए, हम आपकी कॉलेज एडमिशन के बारे में बात करते हैं। दीक्षा हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। ये पहला मौका था जब उसे मल्होत्रा हाउस में की किसी न्यूज को सुनकर खुशी मिली हो। दीक्षा के जाने के बाद एक 26 साल की लड़की शीतल जी के कमरे में आई। वह लड़की शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। शीतल जी, गुड मॉर्निंग सारा। सारा शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, मैम आपने मुझे बुलाया। डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। शीतल जी, हाँ सारा, आपको हमारी बहू दीक्षा के लिए उनकी सारी चीजों की शॉपिंग करनी है। सारा शीतल जी का ऑर्डर फॉलो करते हुए बोली, ओके मैम। ये कहकर सारा वहाँ से निकल गई। शीतल जी ने सारा को पहले ही बता दिया था कि दीक्षा आदित्य की वाइफ है। सारा अग्रवाल मल्होत्रा फैमिली की इवेंट प्लानर थी। घर में होने वाले हर एक इवेंट्स की प्लानिंग की जिम्मेदारी सारा पर होती थी। सारा के जाने के बाद शीतल जी अपने आप से बोली, ये सब आदित्य को ही करनी चाहिए, पर जब तक उन्हें हमारी बहू की फिक्र होनी शुरू नहीं हो जाती तब तक हमें ही उनकी सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। दीक्षा अपने कमरे में आकर आराम से अपने बिस्तर में लेट जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें लग जाती है। दूसरी तरफ नताशा जी का कमरा। नताशा जी और तारिका जी दोनों का चेहरा आज उतरा हुआ था, क्योंकि दोनों को अपना हीरो का हार शीतल जी के कहने पर दीक्षा को गिफ्ट के रूप में देना पड़ गया। नताशा जी परेशान होकर तारिका जी की तरफ देखते हुए, भाभी अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लड़की एक दिन हमें इस घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। नताशा जी की बातें सुनकर तारिका जी चिढ़ जाती हैं। वह बड़ी बेरुखी से बोली, नताशा तुम 2 मिनट चुप रहोगी।
मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है और तुम अपनी बकवास से उसे और खराब कर रही हो। तारिका जी के इस तरह से रिएक्ट करने पर नताशा जी का मुंह बन जाता है। वह तारिका जी को जवाब देते हुए बोली, भाभी सच हमेशा कड़वा ही होता है। तारिका जी उसे चुप करवाते हुए बोली, नताशा, अगर हम यहाँ बैठकर फालतू की बकबक करते रहेंगे तो वह लड़की सच में हमें इस घर की नौकरानी बनाकर ही छोड़ेगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये पानी पियो। एक गिलास पानी नताशा जी की तरफ बढ़ाते हुए और अपनी जबान को लगाम देकर मुझे शांति से सोचने दो। नताशा जी बेड पर बैठकर पानी पीने लगती है। तारिका जी कुछ सोचकर नताशा जी की तरफ देखते हुए बोली, नताशा, तुमने नोटिस किया वह लड़की मॉम से वह बेशकीमती हार लेने से हिचकिचा रही थी। नताशा जी हाँ में सिर हिला देती हैं। तारिका जी अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए बोली, इसका मतलब ये है कि उसे आदित्य की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट तो छोड़ो, आई एम श्योर कि उसे तो अपने पति की वेल्थ के बारे में ही पता नहीं होगा। नताशा वह अपने हिस्सेदारी के बारे में तो बिल्कुल ही बेखबर होगी। इस पर नताशा जी बोली, हाँ भाभी मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर कभी न कभी उसे इस बारे में पता तो चल ही जाएगा ना। तारिका जी, नताशा, इस लड़की को देखकर मुझे नहीं लगता कि हमें इसे आदित्य और उसकी जिंदगी से दूर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इस पर नताशा जी बोली, पर भाभी कभी कभी हम जिसे प्यादा समझ रहे होते हैं असल में किल वही निकलता है। आई थिंक हमें दीक्षा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी उन दोनों के बीच दूरियां हैं और हमें इसी मौके का फायदा उठाना होगा, वरना अगर ये दोनों करीब आ गए तो इन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तारिका जी कुछ सोचते हुए शातिर मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, डोंट वरी नताशा, मैंने ये दिन देखने के लिए अपने कई साल यूं ही बर्बाद नहीं किए। मॉम को पता भी नहीं चलेगा और हम उनकी नजरों से उनकी प्यारी बहू को दूर कर देंगे। ये कहकर तारिका जी डेविल स्माइल करने लगती हैं। उन्हें यूं हंसता हुआ देखकर लग रहा था कि उनके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। शाम का वक्त, जब दीक्षा के कमरे में कोई नॉक करता है तो उसकी नींद खुलती है। वह बेड पर से उठकर सामने दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो पाती है कि सामने बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, जहां एक लड़की भी खड़ी होती है जो मुस्कुरा कर दीक्षा को ग्रीट करती है, गुड इवनिंग मैम, आई एम सारा। एक्सक्लेमेशन मार्क। मल्होत्रा फैमिली की इवेंट प्लानर। दीक्षा भी मुस्कुराते हुए सारा को गुड इवनिंग बोलती है। सारा अपनी बात जारी रखते हुए बोली, शीतल मैम ने आपके लिए शॉपिंग करने को कहा था। मैंने आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें पैक करवा दी है। अगर आपको इनमें से कुछ पसंद नहीं आएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सारा, यू वेलकम मैम। फिर सारा वहां से चली जाती है। टू बी कंटिन्यूड। नताशा जी और तारिका जी दीक्षा की किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? क्या चल रहा है तारिका जी के दिमाग में? आदित्य का करीब आना और दीक्षा की घबराहट। सारा अपनी बात जारी रखते हुए बोली, शीतल मैम ने आपके लिए शॉपिंग करने को कहा था। मैंने आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें पैक करवा दी है। अगर आपको इनमें से कुछ पसंद नहीं आएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सारा, यह WLCM मैम। एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर वह वहां से चली जाती है। अब आगे इतने सारे शॉपिंग बॉक्सेस को देखकर दीक्षा अपने आप से बोली, चलो दादी माँ ने मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर अब इन सबको कबर्ड में सेट भी तो करना होगा। ओह गॉड। ऐसे वक्त में मुझे कृतिका दी की बहुत याद आती है। वह शॉपिंग बॉक्सेस को देखने में लगी हुई होती है कि तभी नित्या उसके कमरे में आ जाती है। दीक्षा को शॉपिंग बॉक्सेस की तरफ देखकर टेंस लुक देते देखकर पूछ बैठी, क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर दीक्षा बोली, हाँ नित्या, देखो न कितने बड़े बड़े शॉपिंग बॉक्सेस हैं। इन सब को कबर्ड में सेट करना पड़ेगा। इस पर नित्या बोली, डोंट वरी भाभी, चलिए मैं इसमें आपकी हेल्प कर देती हूँ। नित्या के ऐसा बोलने पर दीक्षा की टेंशन दूर हो जाती है। दोनों मिलकर सारी चीजों को कबर्ड में रखने लगते हैं। करीब 2 घंटे बाद वे दोनों ये काम खत्म करते हैं। दोनों की हालत खराब हो जाती है। दोनों थोड़ी देर बेड पर बैठ जाती हैं। फिर नित्या उसकी तरफ देखकर बोली, भाभी मुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है, मैं चलती हूँ। ये कहकर नित्या अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है और बिस्तर पर लुढ़क जाती है। नित्या के जाने के बाद दीक्षा भी बेड पर फैलकर सो जाती है। उसे अपने घर पर फैलकर सोने की आदत थी, पर यहाँ आदित्य के डर से वह बेड के कोने पर पड़ी रहती थी। यही वक्त होता था
जब वह अपनी इच्छा से जैसे भी सो सकती थी, इसलिए वह आराम से सो जाती है। आज साड़ी संभालते संभालते दीक्षा थक चुकी थी, क्योंकि उसने आज तक इतनी देर के लिए साड़ी नहीं पहनी होती। वह साड़ी पहनते वक्त भी सोच रही थी कि दादी माँ उसे रोज रोज साड़ी पहनने के लिए न बोल दे। शाम के 6 बजे दीक्षा की नींद खुलती है। वह फ्रेश होकर बालकनी के पास खड़ी होकर ठंडी ठंडी ताजी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। तभी कमरे में आदित्य एंटर करता है। जनरली यह उसके ऑफिस से वापस आने का टाइम नहीं था। वह 9-10 बजे के पहले ऑफिस से घर आता ही नहीं था। आज दादी माँ के कहने पर वह जल्दी घर आ गया होता है। दीक्षा का ध्यान तो बालकनी के बाहर के नज़ारों को देखने में लगा हुआ था। कमरे में एंटर करते ही आदित्य का ध्यान दीक्षा की खूबसूरत बैक पर जाती है। ब्लाउज डीप होने के कारण उसकी गोरी पीठ को आदित्य अच्छी तरह देख सकता था। आदित्य के लिए यह नज़ारा नया था, क्योंकि पहले उसका कमरा सिर्फ उसका ही कमरा हुआ करता था, पर अब उसे किसी के साथ अपना रूम शेयर करना था। वह एक नज़र पीछे से ही दीक्षा को निहारता है, फिर कुछ सोचकर अपना सिर झटक लेता है। यकायक उसे दीक्षा पर गुस्सा आने लगता है। वह फ्रेश होने के लिए सीधे बाथरूम में चला जाता है। अंदर जाकर वह शॉवर लेता है और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर आ जाता है। उसके बाल गीले होते हैं और वह सिर्फ लोवर में होता है। उसकी सेक्सी मस्कुलर बॉडी पानी की बूंदें पड़ने से और भी सेक्सी लग रही होती है। दीक्षा जो बेड पर बैठी हुई थी, जैसे ही नजर उठाकर सामने देखती है, उसे आदित्य की सेक्सी बॉडी दिख जाती है। वह उसे एडोर करने में खो जाती है। वह मन ही मन उसे निहारते हुए बोली, ये सिर्फ मिस्टर देवल ही नहीं बल्कि मिस्टर हैंडसम एंड सेक्सी हंक भी हैं। ... एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर कुछ सोचते हुए, दीक्षा स्टॉप, क्या कर रही है तू? ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य अपनी सर्द आंखों से उसे देखता है तो दीक्षा सहम जाती है और इधर उधर देखने लगती है। आदित्य एक दीक्षा की तरफ बढ़ाने लगता है। ये देखकर दीक्षा का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। वह अपनी खैर मनाते हुए अपने आप से बोली, हे भगवान, मैंने कोई गलती कर दी क्या? ... अपना रूटीन याद करते हुए, पर मैंने तो आज ऐसा कोई उटपटांग काम किया ही नहीं। फिर ये मेरी तरफ यूं क्यों बढ़ रहे हैं? ये सोचते सोचते दीक्षा की घबराहट भी काफी बढ़ गई थी। अब तक आदित्य उसके बेहद करीब आ गया था। डर के मारे दीक्षा बैग की तरफ झुक गई थी। उसके गुलाबी होंठ आदित्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। आदित्य भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगा था। फिर अपने आप को संभाल कर वह बेड पर पड़ी अपनी टी शर्ट उठाता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। दीक्षा की तो जान ही निकल गई थी। उसके ऊपर होने के बाद दीक्षा अपने आप को नॉर्मल करती है। आदित्य कुछ निकालने के लिए कबर्ड खोलता है तो पाता है कि उसमें 3 ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। उसका ध्यान बड़ी वाली ज्वेलरी बॉक्स में पड़ जाती है। वह समझ जाता है कि यह उसकी माँ की है। ये देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। वह ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर दीक्षा की तरफ दिखाते हुए बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य के ऐसे सवाल पूछने पर दीक्षा घबरा जाती है, क्योंकि उसकी आवाज में एक गुस्सा साफ झलक रहा होता है। दीक्षा को चुप देखकर आदित्य अपनी आवाज ऊंची करके उससे पूछता है, मैंने पूछा ये यहाँ क्या कर रहा है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर दीक्षा डरते डरते जवाब देती है, वो मैंने इसे यहाँ रखा है। आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोला, तुम्हें ये कैसे मिली? ... क्वेश्चन मार्क। आदित्य का ऐसा सवाल सुनकर दीक्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने ये हार दादी माँ से थोड़ी न छीनी थी। उसने तो इसे एक्सेप्ट करने से ही साफ साफ मना कर दिया था। दीक्षा धीरे से बोली, वो दादी माँ ने मुझे पहली रसोई पर इसे गिफ्ट किया है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस पर आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोला, गिफ्ट देते वक्त दादी माँ ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि ये ज्वेलरी मेरी माँ के हैं। इस पर दीक्षा बोली, हाँ बताया था मिस्टर मल्होत्रा, ट्रस्ट मी, मैंने दादी माँ से कहा भी था कि मैं ये गिफ्ट नहीं रख सकती, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं जानती हूँ कि मैं इस गिफ्ट के लायक नहीं हूँ। ये कहकर वह अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोला, दीक्षा मेरी तरफ देखो। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा अपनी सहमी हुई आंखों के साथ उसे देखती है। वह दीक्षा के बांह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं अपनी और अपनी माँ से रिलेटेड किसी भी चीजों पर किसी दूसरे की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ।
आगे से मेरी बात का हमेशा ध्यान रखना। दीक्षा तो बस सर झुकाकर हाँ में सिर हिला देती है। उसे आदित्य की बातों का बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके वार्निंग देने पर दीक्षा को महसूस हो रहा था कि उसने वह हार ली नहीं बल्कि चुराई है। दीक्षा को वार्न करके आदित्य ने वह हार अपने कबर्ड में रख दिया। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके और उसकी माँ के बीच आए। वह अपनी माँ से रिलेटेड चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव था। वह सीढ़ियों से होते हुए नीचे शीतल जी के कमरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि शीतल जी को आदित्य से कुछ जरूरी बातें करनी थी। आदित्य शीतल जी के कमरे में एंटर होता है। शीतल जी उसे सोफे की तरफ बैठने का इशारा करती है। वह अपनी शांत आवाज में बोली, हमें दीक्षा के कॉलेज एडमिशन के बारे में आपसे बातें करनी है। इस पर आदित्य अपनी कोर टोन में बोला, हम कहिए। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी अपनी बातों को जारी रखते हुए बोली, आदि बेटा, हम चाहते हैं कि दीक्षा अपना फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा करे, इसलिए आप कल ही दीक्षा का एडमिशन मुंबई के बेस्ट कॉलेज में करवाएंगे। आदित्य अपनी कोर टोन में बोला, जी दादी माँ। ये कहकर वह जैसे ही कमरे से जाने की कोशिश करने लगा, शीतल जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर आदित्य वही चुपचाप बैठ गया। शीतल जी, बेटा अब दीक्षा आपकी पत्नी है, उसके सुख दुख की सारी जिम्मेदारी अब आपको निभानी है और हम नहीं चाहते कि आप हमें शिकायत का मौका दें। इस पर आदित्य बिना किसी भाव के हाँ में सिर हिलाकर शीतल जी के कमरे से बाहर निकल जाता है। शीतल जी एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखती है जहां से आदित्य गया था। वह अपने आप से बोली, आदि बेटा, हमें अपनी दीक्षा बहू पर पूरा यकीन है कि एक दिन वो आपका दिल जीत कर ही रहेंगी। आदित्य के कमरे में दीक्षा गुमसुम सी अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी। वह मन ही मन सोचने में लगी थी कि आदित्य हमेशा इतने गुस्से में क्यों करते हैं। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दादी माँ ने ऐसा क्यों कहा कि आदित्य के पापा और उनके रिश्ते की डोर कब की टूट चुकी है। वह ये सब सोचने में लगी हुई थी कि तभी नित्या उसे डिनर के लिए नीचे बुलाती है। दीक्षा उसके साथ नीचे जाने लगती है। वह डाइनिंग टेबल पर पाती है कि वहाँ आदित्य के अलावा सभी लोग मौजूद हैं। दीक्षा की नजरों को इधर उधर देखता देख नित्या उसे छेड़ते हुए बोली, भाभी, आप जिनको ढूंढ रही हैं वो अभी यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। भाई अक्सर अपने काम के चक्कर में हमारे साथ डिनर नहीं करते हैं। इस पर दीक्षा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस ... इस पर ईशान बोल पड़ा, इट्स ओके भाभी, हम समझ सकते हैं आप भाई को मिस कर रही हैं। ये कहकर ईशान, मोहित और नित्या हंस पड़ते हैं। ये देखकर शीतल जी तीनों से बोली, अरे अरे आप अपनी भाभी को परेशान मत कीजिए। इस पर दीक्षा धीरे से बोली, अरे नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। दीक्षा भी अपने कमरे में आ गई और चेंज करने के लिए नाइट सूट निकालने लगी। कपड़े निकालते वक्त उसे बहुत हैरानी और थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि ये सारे के सारे एक न्यूली वेडेड के अकॉर्डिंग नाइट ड्रेसेस थे, जो कि सिल्की फैब्रिक में थे। कुछ तो इतने शॉर्ट थे कि थाइस तक आ रहे थे। उनकी डिजाइन्स देखकर दीक्षा तो हैरान होकर उसे देखने लगी और मन ही मन बोली, ये कैसे कपड़े हैं, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं पहन सकती और मिस्टर डेविल के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। फिर कुछ सोचते हुए खुद से बोली, अगर कपड़े चेंज नहीं किए तो सारी रात साड़ी में रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं इनमें से ही कुछ पहन लूं। ये कहकर वह एक रेड कलर की सिल्की नाइट गाउन लेकर चेंज करने चली जाती है। चेंजिंग रूम में इसे पहनकर अपने आप को आईने में देखती है। यह मिड लेंथ वाला गाउन होता है जो कि 2 पीस में होता है। अंदर पहनने के लिए एक स्ट्रैपी ड्रेस होती है और बाहर पहनने के लिए एक कवप। दीक्षा अभी बस अंदर वाले पार्ट में ही होती है। वह अपने आप को मिरर में देखकर बोली, मैं पहले से इतनी खूबसूरत थी या शादी के बाद हो गई हूँ। इस रेड कलर के सिल्की गाउन में दीक्षा किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। वह एक नजर अपने आप को देखती है और गाउन का कबाब पहनकर अपने आप को ढांक लेती है। दीक्षा की तकलीफन। इस रेड कलर के सिल्की गाउन में दीक्षा किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। वह एक नजर अपने आप को देखती है और गाउन का कबाब पहनकर अपने आप को ढांक लेती है। अब आगे वह बालकनी के पास आकर ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर आंखें बंद करके महसूस करती है। फिर थोड़ी देर बाद वह बेड पर आकर आराम से बैठ जाती है। उसे आज अपने मम्मी पापा, अपनी दी और दादी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वह गुमसुम सी बेड पर बैठ जाती है। यकायक उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आप को संभालते हुए गुस्से से बोली, शादी की एक यही चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
एक बार शादी कर लो और हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर को टाटा बाय बाय बोल दो। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से ही दोबारा बोल पड़ी, दीक्षा मैं जानती हूँ तू कभी रोती नहीं थी। ... पर पता नहीं ये इडियट आंसू आज रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये कहकर वह रो पड़ती है। थोड़ी देर आंसू बहाने के बाद वह अपने आप को संभालती है और बैग की साइड में रखा पानी का गिलास उठाकर पी लेती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। मल्होत्रा हाउस में आने के बाद अपने फोन पर हमेशा लगी रहने वाली दीक्षा ये भूल हो गई थी कि उसके पास फोन भी है। वह मोबाइल स्क्रीन देखती है तो इसमें कृतिका दी नाम फ्लैश होता है। वह तुरंत कॉल पिक कर लेती है। फोन पर कृतिका, हेलो प्रिंसेस ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतने दिनों बाद अपनी दी की आवाज सुनकर दीक्षा की आंखें नम सी हो जाती हैं। पर वह अपनी दी के पास रोना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए परेशान होंगे। ऐसे में वह उन्हें और ज्यादा परेशान करना नहीं चाहती थी। वह अपने आप को संभालते हुए बोली, हेलो दी। कृतिका इतने दिनों बाद अपनी छोटी बहन की आवाज सुनकर बहुत खुश हो गई। कृतिका, कैसी हो मेरा बच्चा? अपनी दी के ऐसा पूछने पर वह खुद को रोक नहीं पाए और उसके आंखों से आंसू छलछला आए। उसने बहुत कोशिश की थी कि अपनी दी के सामने वह न रोए, पर कहते हैं न कि हम अपने अपनों के सामने कुछ भी नहीं छिपा पाते। दीक्षा के साथ भी वही हुआ। दीक्षा अपनी रोनी आवाज में बोली, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ दी। कृतिका भी समझ पा रही थी कि इस वक्त दीक्षा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वह तो उस वक्त दीक्षा के साथ मौजूद भी नहीं थी जब उसकी शादी आदित्य के साथ हो रही थी। थोड़ी देर के लिए कृतिका उसे रोने देती है, फिर उसे चुप कराते हुए बोली, बस मेरा बच्चा, अगर तुम और आंसू बहाओगी तो तुम्हारी दी भी खुद को संभाल नहीं पाएगी। ये सुनकर दीक्षा चुप हो जाती है। वह बाकी सब के बारे में पूछने लगी, दी मम्मा पापा और दादी कैसे हैं? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। कृतिका, सब ठीक है, पर तुम्हें बहुत मिस करते हैं प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा, मैं भी उन्हें और आपको बहुत मिस करती हूँ दी। कृतिका, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा ससुराल कहाँ है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा, मुंबई में है दी। आपको पता है इनका घर बहुत बड़ा है, किसी महल की तरह, और बहुत खूबसूरत भी। कृतिका दीक्षा की आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, और फैमिली में कौन कौन है? ... दीक्षा, इनकी फैमिली बहुत बड़ी है दी। सब है फैमिली में, दादी माँ, ईशान, नित्या, मोहित, बुआ जी, मॉम, उनका बेटा आर्यन, आदित्य के डैड। कृतिका, अच्छा, और मिस्टर मल्होत्रा कैसे हैं? ... और उनका फैमिली कैसा है? तुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं या नहीं? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। कृतिका के ऐसा पूछने पर दीक्षा आदित्य के बारे में सोचने लगती है। उसे आज शाम वाला इंसिडेंट याद आता है। दीक्षा को यूं चुप देखकर कृतिका दोबारा पूछ बैठती है, दीक्षा तुम सुन रही हो? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, हाँ दी, मिस्टर मल्होत्रा अच्छे हैं और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। आपको पता है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपनी फैशन डिजाइनर बनने का सपना जरूर पूरा करूंगी। इसके लिए वे जल्द ही मेरे मुंबई में कॉलेज एडमिशन की बात करेगी। कृतिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीक्षा, दी आपको पता है, शादी के दूसरे दिन दादी माँ ने मुझे पहली रसोई बनाने को कहा। कृतिका हैरान होकर पूछने लगी, पर बच्चा, तुम्हें तो कुकिंग नहीं आती तो तुमने पहली रसोई कैसे बनाया? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा, हम आप सही कह रही हैं। मुझे कुकिंग नहीं आती थी, इसलिए मैंने दादी माँ को साफ साफ कह दिया कि मुझे कुकिंग नहीं आती। आपको पता है फिर क्या हुआ? कृतिका जो क्यूरियस होकर दीक्षा की बातें सुनने में लगी थी, हाँ बताओ क्या हुआ? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा, आदित्य के भाई बहनों और उनके दोस्तों ने मुझे मेरी पहली रसोई बनाने में हेल्प की। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर दीक्षा उसे सारी बातें बताती है कि उन्होंने कुकिंग करते वक्त कितना एंजॉय किया, जिसे सुनकर कृतिका को भी एक सुकून मिलता है कि चलो वहाँ दीक्षा का ख्याल रखने के लिए भी कोई है। दीक्षा थोड़ी मायूस होकर बोली, दी, दादी माँ, नित्या, ईशान और मोहित सब बहुत अच्छे हैं। मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर आप लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे बहुत याद आती है आप लोगों की। ये कहते कहते वह दोबारा रो पड़ती है।
कृतिका उसे शांत कराते हुए बोली, बच्चा, यह मम्मा पापा रोज तुम्हें याद करके ये तसल्ली करके अपने आंसू रोक लेते हैं कि तुम वहाँ पर खुश होगी। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम वहाँ रो रही हो तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो अब अपने आंसू पोंछो। हम। दीक्षा धीरे से अपने आंसू पोंछ लेती है। कृतिका, प्रिंसेस, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी। तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, ओके? गुड नाइट दीक्षा। गुड नाइट दी। ये कहकर दीक्षा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वह सामने की तरफ देखते हुए सोच में डूब जाती है और खुद से बोलने लगी, कितने खुशनुमा दिन थे जब हर रात मैं कृतिका दी की गोद में सो जाया करती थी। सुबह मम्मी अपनी प्यारी थपकियों से जगाया करती थी। दादी माँ अपने हाथों से मेरे बालों पर ऑयलिंग किया करती थी और प्यार से उन्हें संवारा करती थी। पापा हर सैटरडे को मेरी फेवरेट आइसक्रीम लाया करते थे। पता नहीं इन पलों को मैं दोबारा कभी जी भी पाऊंगी या नहीं। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती हैं। वह अपनी मोबाइल के वॉलपेपर में लगा अपना और कृतिका दी के साथ वाला फोटो देखने लगती है और उसे देखते देखते उसकी आंखें से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। थोड़ी देर बाद वह रोते रोते सिसकियां भी भरने लगती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और आदित्य रूम में एंटर होता है। दीक्षा समझ जाती है कि आदित्य कमरे में आ चुका है। वह झट से अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है। आदित्य एक नजर बेड पर शांत बैठी दीक्षा को देखता है। तभी दीक्षा से कंट्रोल नहीं होता और वह एक बार सिसकियां भर ही लेती है। फिर झट से वह बेड से उठ जाती है। आदित्य एक नजर उसके चेहरे को देखता है। रोने की वजह से आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती है और गालों पर आंसुओं की लकीरें बन चुकी थी। वह बेड के दूसरे तरफ जाकर एक कोने में सिमट कर सो जाती है। आदित्य एक नजर उसे देखता है, फिर बाथरूम जाकर फ्रेश हो जाता है और फिर अपने कपड़े चेंज करके स्टडी रूम में चला जाता है। वहाँ लैपटॉप ऑन करके काम करने लगता है, पर उसे बार बार दीक्षा का वह रोया हुआ चेहरा ही नजर आ रहा होता है। वह अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, पर उसने अपने मन से दीक्षा के ख्यालों को निकालते हुए काम करने लगा। करीब 1 घंटे बाद वह रूम में वापस आया तो सबसे पहले उसकी नजर सिकुड़कर सोती हुई दीक्षा पर गई। ठंड लगने की वजह से वह नींद में ही ठिठुर रही थी। ये देखकर आदित्य तुरंत उसके पास गया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। फिर उसकी नजर दीक्षा के मोबाइल पर गई, जिसकी स्क्रीन को वह बंद करना भूल गई थी। आदित्य की नजर उसके वॉलपेपर पर गई, जिसमें दीक्षा और कृतिका की एक साथ वाली फोटो थी, जिसे देखकर आदित्य समझ गया कि ये दीक्षा की बड़ी बहन है। उसे ये भी समझ आ गया कि दीक्षा की आंखों में आंसू क्यों आए होंगे। उसने दीक्षा के फोन की स्क्रीन को बंद किया और दीक्षा के सिरहाने के पास बैठकर उसके चेहरे को निहारने लगा। रोने की वजह से उसकी गालों पर आंसू की लकीरें अभी भी बने हुए थे। वह बहुत प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। पता नहीं क्यों पर दीक्षा के इन आंसुओं की लकीरें देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं न कहीं उसे दीक्षा के आंसुओं से फर्क पड़ रहा था। टू बी कंटिन्यूड। कल से दीक्षा की मुंबई में एक नई कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। साथ ही आदित्य के मॉल का ग्रैंड इनॉग्रेशन भी। तो क्या ये ग्रैंड सेरेमनी अच्छे से निपट जाएगी? आदित्य का सपना। उसने दीक्षा के फोन की स्क्रीन को बंद किया और दीक्षा के सिरहाने के पास बैठकर उसके चेहरे को निहारने लगा। रोने की वजह से उसकी गालों पर आंसू की लकीरें अभी भी बने हुए थे। वह बहुत प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। पता नहीं क्यों पर दीक्षा के इन आंसुओं की लकीरें देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं न कहीं उसे दीक्षा के आंसुओं से फर्क पड़ रहा था। अब आगे आदित्य ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को प्यार से कान के पीछे कर दिए और उसके गालों को एक बार फिर अपने हथेलियों में भर लिया। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसे इतना जरूर पता था कि दीक्षा के पास बैठकर उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। उसके चेहरे को जी भरकर अपनी आंखों में बसा लेने के बाद जैसे ही वह अपना हाथ हटाने को हुआ, दीक्षा ने नींद में ही कुनकुनाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आदित्य वहीं ठहर गया। थोड़ी देर तक वह उसी पोजीशन में खड़ा रहा। जब उसे लगने लगा कि दीक्षा अब उसके हाथों को छोड़ने से रही तो वह उसकी तरफ झुक गया। उसके झुकते ही दीक्षा ने भी अपना मुंह आदित्य की तरफ कर लिया। इससे दीक्षा के पतले गुलाबी होंठ आदित्य के सामने थे और उन खूबसूरत होंठों को दीक्षा के बालों की लटों ने छुपा लिया था। ये देखकर आदित्य अपने एक हाथ को दीक्षा के तकिए के पास टिकाकर आहिस्ते से उसके होंठों से उन लटों को हटाने लगा। अब वह उसके चांद से चेहरे और गुलाब की पंखुड़ियों से मुलायम होंठों को अच्छी तरह देख सकता था।
अब उसे दीक्षा के होठों को अपने होठों से छूने की चाहत बढ़ने लगी। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। पर इससे पहले कि वह उन्हें किस कर पाता, दीक्षा बेड के एकदम किनारे की तरफ पलट गई। जैसा कि दीक्षा को फैलकर सोने की आदत थी, आदित्य ने एक नजर दीक्षा को देखा और अपने मन में बोला, अगर ये लड़की ऐसे ही सोती रही तो बेड से गिर जाएगी। फिर उसने आहिस्ते से दीक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड के बीचों बीच सुला दिया। वह जैसे ही उठने के लिए हुआ, दीक्षा ने नींद में ही उसे पकड़ लिया। आदित्य ने भी उठने की कोशिश नहीं की और दीक्षा के पास ही सो गया। उसे दीक्षा की इस हरकत पर एक छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। उसने बहुत प्यार से दीक्षा के सिर पर किस कर लिया, जिसके मीठे एहसास से दीक्षा को नींद में ही एक सुकून मिल गया और उसने खुद को आदित्य की बाहों में छिपा लिया। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में टाइटली होल्ड कर लिया और नींद के आगोश में चला गया। तारिका जी और वरुण जी का कमरा, दोनों अपने बेड पर आराम से सो रहे थे। तभी वरुण जी ने एक सपना देखा। एक औरत सफेद कलर की साड़ी पहनकर वरुण जी के सामने खड़ी हुई, अपनी आंखों में आंसू लेकर उनसे अपने सवाल का जवाब मांग रही थी। वरुण जी, मैंने आपसे प्यार किया और आपने मेरे प्यार का ही सिला दिया। मेरे बारे में न सही तो कम से कम हमारे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। आज आपकी वजह से मेरे बच्चे अनाथ हो गए, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। यह कहकर वह औरत बहुत दर्दनाक तरीके से रोने लगी। वरुण जी को लगा कि यह सच में हो रहा है, इसलिए वह नींद में ही चिल्ला उठे, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया वीना। वरुण जी के लगातार चिल्लाने से उनके बगल में सो रही तारिका जी की नींद खराब होने लगती है। वह नींद में ही कसमसाते हुए वरुण जी से बोली, ओफो वरुण, क्या हुआ? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। इतनी रात को तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? पर वरुण जी अभी भी सदमे में थे। वह उसी एक्सप्रेशन में तारिका जी को बोले, तारिका, आज फिर से मैंने उसे देखा... ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। तारिका जी अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, अरे किसे देखा? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। वरुण जी, वीना को। आज बहुत दिनों बाद वो फिर से मेरे सपने में आई थी। वो मुझसे अपने सवाल का जवाब मांग रही थी। इस पर तारिका जी वरुण जी पर बिगड़ते हुए बोली, वरुण, बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर तारिका जी फिर से सो गईं, लेकिन वरुण जी की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। आज इस सपने के बाद एक बार फिर उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। दूसरी तरफ आदित्य का कमरा, दीक्षा नींद में आदित्य से अलग होकर थोड़ा साइड में सो गई थी। एक हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड का नजारा। एक औरत ऑक्सीजन पर रखी गई थी। डॉक्टर्स ने पहले ही पेशेंट की फैमिली को बता दिया था कि उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनकर उसके फैमिली मेंबर्स की आंखों में आंसू आ गए। वहीं एक लड़का उस औरत के पास गया। घर के बाकी मेंबर्स का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, पर उस लड़के की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं थी। दिखने में वह उस औरत का बेटा लग रहा था। वह आहिस्ते से अपनी मां के पास और उनके बेड पर बैठकर उनके हाथों को बड़े प्यार से अपने हाथों में लिया, जिसका स्पर्श पाकर वह औरत जो बेहोश पड़ी थी की आंखें खुल गई। वह आहिस्ते से बोली, आदि बेटा। उनकी आवाज सुनकर लड़के ने बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर को बुलाना चाहा, पर उस औरत ने उसे रोक लिया और धीरे से बोली, नहीं बेटे, अभी मुझे डॉक्टर की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। वह लड़का अपनी माँ की आवाज सुनकर होश में आया और बोला, हाँ कहिए माँ, आपका आदि यही है। उसकी आवाज सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़के ने उनके आंसू पोंछ लिए। उसने आहिस्ते से अपने बेटे का सिर टटोला और बड़े प्यार से उन्हें सहलाने लगी। वह धीरे से बोली, बेटा, आज तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहने जा रही है, तुम मेरी बातें सुनोगे ना बेटा? वह लड़का बिना टाइम वेस्ट किए बोला, हाँ माँ। उस लेडी ने अपनी बातें जारी रखी, बेटा, मुझे लगता है भगवान ने अपने बच्चों और परिवार के साथ मेरा साथ यही तक लिखा था। बेटा, अब मुझे उनके पास जाना होगा। ये सुनकर उस लड़के की आंखों में एक दर्द छलक आया, पर चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। उसकी माँ ने अपनी बातें जारी रखी, बेटा, तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई बहनों का ख्याल रखोगे ना? अपने डैड को उनकी गलती की सजा मत देना मेरे बच्चे। अपना दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर देना। पर उस वक्त उस लड़के को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके डैड को किस गलती की माफी देने की बात कर रही है। वह अपनी माँ के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आपको कुछ नहीं होगा माँ।
इस पर वह औरत बोली, बेटा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम अपने भाई बहनों का ख्याल रखोगे ना? अपने आंखों में आंसू लेकर और अपनी माँ के एक हाथ को पकड़कर उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी माँ बोली, अपना ख्याल रखना बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। इतना कहकर उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। ये देखकर उस लड़के की आंखों में आंसू छलछल आए। उसने एक आखिरी बार अपनी माँ के सिर को सहलाया और कहा, माँ एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके साथ ही आदित्य ने जोर से नींद में चिल्ला उठा, माँ विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह बेड से उठ बैठा। उसने बगल में देखा तो दीक्षा सुकून की नींद सो रही है। उसने टेबल के साइड में रखा पानी का गिलास उठाया और पानी पी गया। कुछ देर तक वह यूं ही शांत बैठा रहा। आज कई दिनों बाद उसे ये सपना आया था। इस सपने के साथ उसकी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। वह बेड से उठकर अपने स्टडी रूम में चला गया और वहां पर रखी एक बड़ी सी फोटो के सामने जाकर उस पर अपनी उंगली फेरने लगा। यकायक उसके भावहीन चेहरे पर एक बूंद आंसू आ गए, जिसे आदित्य ने गिरने से पहले ही पोंछ लिया। थोड़ी देर तक यूं ही स्टडी रूम में बैठने के बाद वह वापस बेडरूम में आ गया। उसकी आंखों में नींद तो कोसों दूर थी ही, अब उसे एक बेचैनी सी भी होने लगी। वह बालकनी के पास आया और उस पर अपना हाथ टिकाकर बाहर की तरफ देखने लगा, पर यह बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। थक हार कर वह बेड के पास आ गया। वहां आकर उसकी नजर दीक्षा के मासूम चेहरे की तरफ पड़ी। वह उसे निहारते हुए बेड पर लेटकर सीलिंग की तरफ देखने लगा। फिर दीक्षा के पास गया, एक नजर उसके मासूम चेहरे को देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे बाहों में लेकर आदित्य को एक सुकून सा मिलने लगा, इसलिए उसने अपनी पकड़ दीक्षा पर मजबूत कर ली। अब धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और वह दीक्षा को यूं ही अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह, रोज सुबह जल्दी उठने वाले आदित्य की आंखें आज नहीं खुली थी। वह दीक्षा की बाहों में एक सुकून पा रहा था। उसे आज जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं थी। जब दीक्षा की आंखें खुली तो उसने आदित्य के चेहरे को अपने एकदम करीब पाया। पहले तो वह सकपका गई, क्योंकि आदित्य ने उसे वार्न किया था कि वह उसकी बीवी बनने की कोशिश न करे। पर जब दीक्षा ने ध्यान से देखा तो पाया कि आदित्य ने ही उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। वह जैसे ही आदित्य से अलग होने की कोशिश करने लगी, उसकी आंखें आदित्य के हैंडसम चेहरे पर जा टिकी। वह उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके चेहरे के अट्रैक्टिव फीचर को निहारने लगी। सोते वक्त आदित्य बहुत ही मासूम और प्यारा लग रहा था। उसकी गहरी काली आंखें उसकी घनी घनी पलकों की छांव में ढकी हुई थी। उसके पतले गुलाबी होंठ और तीखी नाक, जिस पर हमेशा गुस्सा ही राज करता था। उसका शार्प जॉलाइन जो उसके चेहरे को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। दीक्षा एकदम आहिस्ते से उसके चेहरे पर अपने हाथ फेरने लगी। उसका मन कर रहा था कि वह उसके चेहरे के हर एक हिस्से को अपनी होठों से छू ले, पर उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह ऐसा कर बैठी और गलती से भी आदित्य की आंखें खुल गई तो वो उसे सूली पर चढ़ा देगा। इसलिए दीक्षा अपने आप को रोक लेती है। वह जैसे ही उठने की कोशिश करती है, आदित्य नींद में ही उसे अपने करीब खींच लेता है। दीक्षा उसके इतने करीब आ जाती है कि वह उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वह अपने मन में बोली, इतना हैंडसम फेस है, फिर ये मुस्कुराने में कंजूसी क्यों करते हैं? सोते वक्त इतने मासूम लगते हैं कि जी करता है इन्हें किस कर लूं। पर मैं ये भी नहीं भूल सकती न कि ये दी आदित्य मल्होत्रा हैं। फिर एक बार उसकी नजर आदित्य के हैंडसम फेस पर फिसलने लगती है। वह खोए हुए अंदाज में उसे देखकर मन में बोली, अगर ये ऐसे ही मुझे अपने करीब लाते रहेंगे तो मैं इन्हें चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वह आहिस्ते से उससे छूटने की कोशिश करती है। इस वक्त दीक्षा बिल्कुल एक छोटी सी पप्पी लग रही थी, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह धीरे धीरे आदित्य की बाहों से निकलकर बाथरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए जाने लगती है। फिर अपने कदमों को रोकते हुए एक नजर आदित्य को देखकर अपने मन में बोली, बहुत भारी है आप, मुझे लगने लगा है कि अगर मुझे आपके साथ रहना है तो जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। 15 एन इनकम्प्लीट किस। फिर अपने कदमों को रोकते हुए एक नजर आदित्य को देखकर अपने मन में बोली, बहुत भारी है आप, मुझे लगने लगा है कि अगर मुझे आपके साथ रहना है तो जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोट। अब आगे दीक्षा बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गई। शॉवर लेकर वह क्लोजेट रूम की तरफ आ गई। उसने अपने लिए बहुत सारे आउटफिट देखे, फिर उसे मन हुआ कि क्यों न आज भी एक साड़ी पहनी जाए। उसने एक ग्रीन कलर की एक खूबसूरत लाइट वेटेड साड़ी सिलेक्ट की। वह चेंजिंग रूम में जाकर उसे पहनने लगी।
साड़ी हल्की थी, इसलिए इसे पहनने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। साड़ी पहन लेने के बाद उसने अपने आप को आईने में देखा। उसके मुंह से यकायक निकला, ओ माय गॉड! ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी जिसमें छोटे छोटे गोल्डन स्टोन्स लगे हुए थे, जो साड़ी के लुक को और भी इनहेंस कर रहे थे। इसका ब्लाउज जो दीक्षा की गोरी बॉडी पर बहुत जच रहा था। ब्लाउज बैकलेस होने के साथ साथ स्लीवलेस भी था। ब्लैक कलर के वेलवेट फैब्रिक का ये ब्लाउज दीक्षा के रंग को और भी निखार रहा था। उसने आज ज्यादा ज्वेलरीज कैरी नहीं की थी, बस गले में मंगलसूत्र और एक हाथ में वॉच पहना हुआ था। दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था जो उसके लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। आज उसने चूड़ियां नहीं पहनी थी, कानों में लंबे पतले से डायमंड इयरिंग्स पहने और बालों को खुला छोड़ दिया। इस मिनिमल लुक में भी दीक्षा कहर ढा रही थी। उसने अपने फोन में अपनी एक फोटो क्लिक कर लेती है ताकि वह अपनी दी को दिखा सके। रेडी होकर जैसे ही वह बाहर आई, आदित्य ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था। उसने ऊपर शर्ट नहीं पहनी थी, वह अपने बालों को सेट करने में बिजी था। रेडी होते होते यकायक मिरर में से उसकी नजर दीक्षा पर पड़ी। वह उसे पलट कर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही वह पीछे पलटा, उसकी धड़कनें ही रुक सी गई, क्योंकि दीक्षा इस लुक में अप्सरा लग रही थी। वह दीक्षा को एडोर करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह ऊपर से लेकर नीचे तक उसे देखने लगा। तभी उसकी नजर उसके सेक्सी नावेल पर चली गई, जो कि शिफॉन की साड़ी में से बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होता है। उसके सेक्सी लुक को देखकर आदित्य को उसे छूने की चाहत बढ़ने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाया और मदहोश होकर दीक्षा की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये देखकर दीक्षा की तो धड़कनें ही थम सी गई। उसने एक नजर आदित्य को देखा जो कि शर्टलेस था। वह मन ही मन बोली, हे भगवान, ये हर वक्त आधे अधूरे कपड़े में क्यों होते हैं। जैसे ही आदित्य और उसके बीच दूरी कम होने लगती है तो वह एक कदम पीछे हटने लगती है। पीछे हटते हटते वह दीवार से बिल्कुल सट जाती है। अब पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। आदित्य ने एक तरफ से अपने मजबूत बाहों को दीवार पर रखकर उसके जाने का रास्ता रोक लेता है। दीक्षा आंखें बड़ी करके एक नजर उसे देखा, फिर अपनी नजरों को इधर उधर करने लगी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, क्योंकि आदित्य के इस तरह से करीब आ जाने से दीक्षा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने अपने हाथ बढ़ाकर दीक्षा के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। उसके इस टच को फील करके दीक्षा मदहोश होने लगी। जब आहिस्ते आहिस्ते आदित्य उसकी होंठों की तरफ बढ़ने लगा तो दीक्षा की सांस ही रुक गई। जब उसे अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें महसूस होने लगी तो उसने आहिस्ते से अपनी पलकें बंद कर दी। इससे पहले कि वह उसके गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख पाता, ईशान बिना नोक किए आदित्य के कमरे में आ गया। वह सामने की तरफ देखे बिना ही बोला, भाभी आपको दादी माँ ... इतना कहकर जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखें हैरानी में खुली की खुली रह गई। कमरे में किसी का आहट पाकर दीक्षा हड़बड़ा गई और आदित्य से दूर हो गई। ये देखकर आदित्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी दीक्षा को किस करने की बहुत इच्छा थी, पर ईशान की वजह से उसकी ये विश पूरी नहीं हो पाई। दीक्षा के दूर होते ही आदित्य ईशान की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। ईशान को भी लगने लगा कि उसे नोक करके आना चाहिए था। अब उसका भाई सिंगल नहीं रहा। वह मन ही मन पछताने लगा कि क्यों उसने गलत टाइम पर आकर अपने भाई और भाभी का इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया। पर उसे अच्छे से पता था कि अगर अभी वो उस कमरे में रुका तो उसके आदित्य भाई अपने गुस्से से उसे जलाकर राख कर देंगे। इसलिए वह दीक्षा की तरफ एक नजर देखकर झट से बोला, भाभी चलिए ... और फटाक से उस कमरे से फूर हो गया। आदित्य अपनी अधूरी इच्छा लिए हाथ मलता रह गया। उसे आज अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दीक्षा ईशान के जाने के बाद उसके पीछे पीछे नीचे जाने लगी। दरअसल दादी माँ ने ईशान को ये कहलवाने के लिए आदित्य के कमरे में उसे भेजा था कि वह दीक्षा को पूजा के लिए रेडी होने के लिए बुलाए। पर दीक्षा तो रेडी ही थी, इसलिए वह ज्यादा कुछ कहे बिना ही नीचे आ गया। दीक्षा जैसे ही नीचे हॉल में आई, सभी उसे देखते ही रह गए। मोहित और नित्या जो कब से एक दूसरे से बहस करने में लगे हुए थे, दीक्षा को देखकर उन दोनों की जुबान भी बंद हो गई। नीचे आकर सबसे पहले दीक्षा ने शीतल जी के पैर छू लिए। शीतल जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और दीक्षा की तरफ देखकर बोली, बेटा आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं ...
दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू डैडी माँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशान दीक्षा के पास आकर उसे साइड से पकड़ते हुए बोला, आखिर भाभी किसकी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशान के ऐसा बोलने पर नित्या और मोहित भी अपना हक जताने दोनों के पास पहुंच गए। मोहित बोला, ओ भाई, दीक्षा भाभी सिर्फ तेरी भाभी नहीं है, वो मेरी भी भाभी है। ये कहकर वही ईशान का हाथ दीक्षा के कंधे पर से हटाते हुए अपने हाथ उन पर रख देता है। ये देखकर नित्या को अपने भाइयों से जलन होने लगती है। वह बिना टाइम वेस्ट करते हुए दीक्षा के पास गई और एक झटके में मोहित का हाथ दीक्षा पर से हटा देती है और दीक्षा को हक करते हुए बोली, सबसे पहले ये मेरी भाभी है, समझे आप दोनों। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। शीतल जी तीनों को दीक्षा के लिए इस तरह से लड़ता हुआ देख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाती। दीक्षा भी शीतल जी की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। उसे लगा नहीं था कि उसे इतना प्यार करने वाले नंद और देवर मिलेंगे। उनकी बहस अभी भी जारी थी। ईशान दीक्षा के पास गया और आहिस्ते से नित्या को दीक्षा से अलग करते हुए बोला, प्रिंसेस, इस दुनिया में तुम दोनों से पहले आया कौन? क्वेश्चन मार्क। मैं तो सबसे पहले भाभी किसकी हुई? मेरी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। नित्या बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली, भाई ये तो गलत बात है। पर ईशान दीक्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम दोनों इस फैक्ट को इनकार नहीं कर सकते कि सबसे पहले मैं भाभी का देवर हूँ। तुम दोनों का नंबर मेरे बाद आता है। तीनों अपनी अपनी बात रखने में बिजी थे। उन्हें ये नहीं पता था कि कोई है जो अपनी जलती आंखों से उन्हें देख रहा है। आदित्य सीढ़ियों के पास खड़ा होकर नीचे का नजारा देख रहा होता है। वही ईशान की हरकत से सुबह से ही गुस्सा था और अभी वह साक्षात उसकी बीवी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। ये देखकर आदित्य के सीने में एक आग सी लग गई। तभी विहान और ईशा भी आ गए। आदित्य भी सीढ़ियों से होते हुए उनके पास आ गया था। विहान और ईशा शीतल जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। नित्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, विहान भाई, दी आप दोनों सुबह सुबह यहाँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर विहान आदित्य की तरफ एक नजर देखते हुए बोला, क्या करे प्रिंसेस? जब से भाभी इस घर में आई है तब से मल्होत्रा हाउस में एक रौनक सी आ गई। हमें उनसे मिले बगैर चैन ही नहीं आता, इसलिए रोज दौड़े चले आते हैं। क्यों ईशा? ऑफ कोर्स। विहान की बातें सुनकर कहीं न कहीं आदित्य को जलन सी होने लगती है, क्योंकि वे दोनों उससे मिलते तो कभी सुबह सुबह नहीं आए थे और आज दीक्षा से मिलने दौड़े चले आए थे। विहान दीक्षा के पास गया। ईशान अभी भी अपनी भाभी के कंधे पर हाथ रखे हुए था। विहान, भाभी, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क। दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। इस पर ईशान फिर से हक जताते हुए बोला, आखिर भाभी किसकी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशान के ऐसा कहने पर नित्या और मोहित गुर्रा कर उसे देखने लगते हैं। तीनों को दीक्षा के लिए इस तरह से बिहेव करता देख विहान खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे बच्चों, तुम एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? ये तुम सबकी भाभी है, इनफैक्ट ये हमारी भी भाभी है। ईशान ईशा की तरफ देखते हुए बोला, दी क्या आपके पास काजल पेंसिल है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ईशा सवालिया नजरों से ईशान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्वेश्चन मार्क। ईशान अपने एक हाथ बढ़ाकर बोला, पहले दो फिर बताता हूँ। ईशा ने अपने पर्स से काजल पेंसिल निकालकर ईशान को दे दिया। वह उसे दीक्षा के कान के पीछे लगाते हुए बोला, आज मेरी प्यारी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उन्हें किसी की नजर न लग जाए, इसलिए ये काला टीका। ये सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, सिवाय आदित्य के। उसे सबसे जलन हो रही थी, क्योंकि सभी उसकी वाइफ की जी भर तारीफ कर रहे थे। एक वही अनलकी पसंद था, जिसने अपनी खूबसूरत वाइफ को ठीक से देख भी नहीं पाया। उसे सुबह का इंसिडेंट याद करके ईशान पर और गुस्सा आने लगा। ईशा और विहान ये नोटिस कर पा रहे थे कि आदित्य सबसे जल रहा है। ये देखकर वे मन ही मन बहुत हंसने लगे। साथ ही उन्हें एक खुशी भी मिलने लगी कि चलो वह दीक्षा पर जलन में ही सही पर अपना हक जताने की कोशिश तो कर रहा है। तभी शीतल जी सबको भगवान की मूर्ति के पास आरती के लिए बुलाती हैं। वे चाहती थी कि यह आरती दीक्षा और आदित्य दोनों एक साथ करें, पर वो ये भी जानती थी कि आदित्य को पूजा पाठ में बिल्कुल यकीन नहीं है,
इसलिए वह इसके लिए रेडी नहीं होगा। और दीक्षा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। शीतल जी दीक्षा को आरती करने के लिए आगे जाने को कहती है। आदित्य को लगता है कि अगर वह दीक्षा के साथ आरती करने नहीं गया तो वह ईशान या किसी और को दीक्षा के साथ आरती करने के लिए बोल देंगी, क्योंकि उसने अपने दादाजी और दादी माँ को हमेशा प्रेयर में ही आरती करते हुए देखा था। ये सोचकर वह एक पल गंवाए बिना सामने जाकर दीक्षा का हाथ पकड़ लेता है, जो इस वक्त आरती की थाली पकड़े हुए थी। दीक्षा तो आदित्य के इस जेस्चर से शॉक्ड ही रह जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसके साथ आरती करने के लिए रेडी हो जाएगा। शीतल जी ने दीक्षा को अपने सर पर पल्लू रखने के लिए कहा, पर उसने तो अपने दोनों हाथों से आरती की थाली को पकड़ा हुआ था। आदित्य ने अपनी सर्द आंखों से एक नज़र दीक्षा को देखा, फिर अपने एक हाथ से दीक्षा का पल्लू पकड़कर उसके सिर पर रख दिया। विहान ईशा की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, अगर मल्होत्रा हाउस में मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिले तो मैं अपने सारे काम छोड़कर यहीं बसेरा कर लूं। ये सुनकर ईशा भी सामने आदित्य और दीक्षा को देखकर स्माइल करने लगी। ईशा धीरे से बोली, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। हे भगवान, प्लीज इन दोनों की जोड़ी